এটা হচ্ছে চেতক ঘোড়ার সমাধিস্থল। এখানেই চেতক ঘোড়া সমাধিস্থ হয়ে রয়েছে। আজকে আমরা উদয়পুর থেকে বেরিয়েছি হলদিঘাটি হয়ে আমরা যাব, এটা একটা শিব মন্দির। হলদিঘাটি ঘুরে যাব কুম্ভলগড় ঘুরে রনকপুর জৈন টেম্পল হয়ে ফালনা স্টেশন। ওখান থেকে আমাদের যোধপুর যাওয়ার ট্রেন রয়েছে। এটা হচ্ছে চেতক ঘোড়ার সমাধিস্থল, রানা প্রতাপের বাহক চেতক ঘোড়া। এটা হচ্ছে হলদিঘাটির ধর্মযুদ্ধের কুরুক্ষেত্রটা। এটা হচ্ছে পুরো হলদিঘাটি, এখানেই যুদ্ধ হয়েছিল মহারানা প্রতাপের সাথে, যাকে বলা হয় ধর্মযুদ্ধ। এই পাহাড় কেটে এখন এখানে রাস্তা করা হয়েছে। ওইখানে চলে গেছিল, ওইখানেই উনি সমাধিস্থ হয়েছিল, মারা গেছিলেন ওখানে। এই মাটিতে টিপ লাগাও। এই মাটি হিন্দুদের রক্তে রঞ্জিত। আক্রান্তার দ্বারা হিন্দু ধর্মকে বাঁচানোর জন্য এই মাটি নেবে নাকি মাটি। चालू हो जाते 4 किलोमीटर के एरिया में यही खेती होती है जिसको पिंक कलर की है। हाँ ये वाले जो खेती है। देखो आप इधर आओ, गुलाब जल वगैरह कैसे बनाते हैं हम वो आपको हाँ। बताते हैं। हल्दीघाटी पास ही जाएगा। देखो ये हमारा डिस्टिलेशन प्लांट है और गुलाब जल हम डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा बनाते हैं आंसू निधि के द्वारा। ये जो बॉयलर रहेगा इसमें हम 40 किलो गुलाब के फूल डालते हैं और 20 लीटर पानी डालेंगे। ऊपर से इसको मुल्तानी मिट्टी से एयर टाइट पैक करके नीचे से आग जलाएंगे और जैसे जैसे ये गर्म होता है इसमें स्टिंग बनता है। स्टीम इस कॉपर के क्यूब के अंदर से होता हुआ यहाँ इस कंडेंसर में आएगा। ये कंडेंसर पूरा ठंडा पानी से भरा रहेगा, मतलब यहाँ आने के बाद इस कॉपर के क्यूब के अंदर का जो स्टीम रहेगा वो इस कंडेंसर में पूरा कंडेंस हो जाता है और ये यहाँ कंडेंस होने के बाद ये नीचे से दूसरे सिरे से निकलकर ये लिक्विड फॉर्म में ड्रॉप बाय ड्रॉप करके इन बोतलों में इकट्ठा होगा और इनमें जो बनकर तैयार होता है ये गुलाब जल बनेगा और ये स्वतः प्रिजर्वेटिव रहेगा, ये कभी खराब नहीं होगा और इनमें किसी तरह का कोई कलर, केमिकल, प्रिजर्वेटिव, सिंथेटिक कुछ भी नहीं आवे। ये 100% ऑर्गेनिक और नेचुरल रहेगा। ये गुलाब जल है? नहीं, अभी गुलाब जल नहीं बन रहा, अभी इसमें तुलसी का अर्क निकल रहा है। तुलसी अच्छा। जो रहता है ना उसका अर्क निकल रहा है और उसमें अर्जुन छाल का अर्क निकल रहा है जो कि हार्ट के लिए काफी बढ़िया बहुत रहता है, अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करने का काम करेगा। और देखो हमारे यहाँ हल्दीघाटी में हम एक स्पेशल गुलाब का खेती करते हैं जिसको हम चैत्री गुलाब बोलते हैं। और चैत्री गुलाब का ये खास बात रहेगा कि वो पूरे साल भर तो बस ऐसे ही झाड़ खड़ा रहता है और जब चैत्र महीना आएगा वो सिर्फ चैत्र महीने में ही फूल देता है, इसलिए हम उसको चैत्री गुलाब बोलते हैं। और जो हम यहाँ पर रोज के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे गुलाब जल, गुलकंद, शरबत इतना सारा चैत्री रोज का बनाते हैं, अदरवाइज नॉर्मल गुलाब का नहीं। अभी आप ऐसे काउंटर पे चलिएगा, बाकी के प्रोडक्ट्स में आपको ऐसे डिटेल काउंटर पर दिखा देते हैं। ब्राह्मी, जीरा, तुलसी। अच्छा, गुलाब का ऑयल होता है क्या? क्या रोज का ऑयल हाँ आ जाएगा, मिल जाएगा। कहाँ पे है, दिखाएंगे क्या? देखो ये गुलाब का शरबत है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से एक एक सिप लो और आपस में टेस्ट करो इसका थोड़ा थोड़ा आपस में। ये क्या? ये सौंफ है, वरियाली का शरबत है, बड़ी सौंफ, बड़ी सौंफ। वरियाली। खा बाबा। और देखो ये तीसरा है पान का शरबत है, मीठा पान। पान खाया हुआ पिया नहीं। और तीनों शरबत विदाउट कलर केमिकल रहेगा, इनमें कलर केमिकल कुछ भी नहीं आवे, 100% ऑर्गेनिक और नेचुरल रहेगा। गुलाब की शरबत से गर्मी के विकार नहीं होते हैं। सौंफ का शरबत फैटी लीवर के लिए रहेगा। पान का जो शरबत है वो माउथ फ्रेशनर के लिए रहेगा, ये यूनिक टेस्ट रहेगा। और देखो ये गुलाब की अर्क है, ये आंखों के लिए, स्किन के लिए काफ़ी बढ़िया रहता है। यानी अगर इसे आप आंखों में डालते हैं तो ये आंखों की गर्मी का विकार, जैसे कि आंख लाल होता है, पानी गिरता है, खुजली चलता है या धूल मिट्टी कुछ चला जाता है ना, उस कंडीशन में आँख को क्लीन रखेगा, यानी ठंडा रखता है। देखो आंखों में डाल के दिखाता हूँ, दिखना होगा। गुलाब भर के आंखों में डालना नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं, ठंडा रखता है। चश्मा होता है ऊपर, एक एक ड्रॉप डालेंगे ना आँख लाल होता है, पानी गिरता है, कुछ नहीं ऊपर देखो
तो आंखों के लिए काफ़ी बढ़िया रहता है देखो। और जलेगा बिल्कुल नहीं, ठंडा रखेगा, यानी पूरे दिन भर का थकान दूर कर देता है। आंखों के लिए काफ़ी बढ़िया रहता है गुलाब अर्क। और इसे अगर आप फेस पर अप्लाई करना चाहो तो 4 से 5 ड्रॉप लेना है, ऐसे क्रीम लगाते हैं वैसे आप इसे फेस ये तो पर गुलाबरी? गुलाब अर्क रोज नहीं, एक्सट्रैक्ट ये क्या बाहर जो बाहर में जो दिखता है हाँ, वो गुलाबरी? गुलाबरी रहता है, वो सिंथेटिक रहता है, ये नेचुरल है, यानी 100% नेचुरल। इसमें नो कलर केमिकल कुछ भी नहीं आएगा। खेल है। और देखो ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है, ये चेत्री गुलाब का गुलकंद है। हाँ, गुलकंद हम जो- खाया है। चेत्री गुलाब का पंखुड़ी और मिश्री को क्रश करके इसे हम साल भर ऐसे धूप में पकाते हैं। जैसे आप अंगुली से तोड़कर जरा जरा टेस्ट कर लो। पेट के लिए काफ़ी बढ़िया रहता है गुलकंद। जैसे किसी को पेट कब्ज हो जाता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, अल्सर होता है, एसिडिटी होता है, या पाइल्स का जो प्रॉब्लम रहता है, उस कंडीशन में अगर आप नियमित रूप से 1 चम्मच गुलकंद खाते हैं रात को सोते वक्त, तो पेट के लिए काफ़ी बढ़िया फायदा करता है। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, उसमें भी गुलकंद काफ़ी बढ़िया फायदा करता है। और देखो एक ही हमारे यहाँ का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, ये है ब्राह्मी कारक है। ब्राह्मी ब्रेन के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा, यानी ये ब्राह्मी 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 शाक। ब्रह्मी का अर्थ रहेगा। ब्रेन टोनिक, यानी ब्रेन के लिए काफ़ी बढ़िया रहता है। जैसे किसी को ब्रेन टोनिक, ब्लड प्रेशर है, थायराइड का प्रॉब्लम रहता है, माइग्रेन रहता है, नींद नहीं आता, या स्ट्रेस रहता है ना, याददाश्त कमजोरी जो रहता है, उस कंडीशन में अगर आप इसको 1 गिलास पानी में 2 चम्मच डालकर सवेरे खाली पेट पीते हैं तो ब्रेन के लिए काफ़ी बढ़िया फायदा करता है। IQ पावर बढ़ाने का काम करेगा, मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है। और अगर आप चाहो तो इसे नहाने के बाद जब हल्के गीले बाल रहे तब आप इसे थोड़ा थोड़ा लेना, बालों की जड़ों तक पहुंचाते हैं ना, रूट्स तक अगर इसका मालिश करते हैं तो उस कंडीशन में ये हेयर फॉल होता है, डेंड्रफ होता है, या बाल समय से पहले पकने या जड़ने लगते हैं, उसमें ब्राह्मी काफ़ी बढ़िया फायदा करता है। यानी ब्रेन के लिए और बालों के लिए, दोनों के लिए काफ़ी बढ़िया रहता है। और देखो ये जामुन की गुठली का अर्क है, जो कि शुगर के लिए रहता है, डायबिटीज के लिए काफ़ी बढ़िया रहता है। जामुन गुठली है किसी को शुगर का प्रॉब्लम? नहीं। काफ़ी नहीं। देखो ये अर्जुन की छाल का अर्क है, जो कि एक हार्ट के लिए रहता है, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करने का काम करेगा, ब्लड थिनर का काम करता है, ब्लड अगर ज़्यादा होता है उसे पतला करता है, हार्ट को गति देता है और हार्ट वीकनेस को दूर करेगा। यानी हार्ट के लिए अर्जुन छाल अर्क काफ़ी बढ़िया रहता है। यानी अगर एक मेंबर को आप अगर ये 1 बोतल पिला लेते हैं तो पूरे साल भर असर दिखेगा कि हाँ वाकई में अर्जुन छाल इतना अच्छा होगा। यानी हार्ट के संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, एक ही बोतल इतना अच्छा रिजल्ट देगा। और देखो ये जीरे का अर्क, हरा जीरा जो रहता है जीरे का, जब हम पेटों में उगाते हैं उसका अर्क बनाते हैं, जो कि वेट लॉस के लिए काफ़ी बढ़िया रहता है। यानी ये मेटाबॉलिज्म को भी बैलेंस रखेगा, वजन घटाने के लिए और पाचन शक्ति को मजबूत बनाने में जीरा आपको काफ़ी बढ़िया फायदा करता है। देखो टेस्ट करना, जो 1 ड्रॉप डाल के टेस्ट करो, ऐसे लगेगा कि जीरे का अर्क कैसा होता है। और हरे जीरे का अर्क है, यानी आप सूखा जीरा उबाल कर पीना किलो वो फायदे नहीं करेगा, तो हरा जीरा फायदा करता है। और 1 बोतल में 4 किलो वजन कम कर सकता है बिना डाइटिंग और एक्सरसाइज के, इतना अच्छा है। और अगर जीरे जीरे जल। और अगर आपको आएगा उस कंडीशन में, अगर आप इसको गर्म दूध गर्म पानी, हाथ इधर लाओ, ये इसको स्मेल है। এটা হচ্ছে বাদশাহ বাগ। এখানেই এসে আকবর ছিল, তারপর হলদিঘাটিতে যুদ্ধ করেছিল। আক্রান্ত আকবর এখানেই ছিল, যাকে মহান দেখানো হয়েছে। এর নাম হচ্ছে বাদশাহী বাগ। আকবর তো আক্রান্তই। আগে তো এটা পুরো প্লেন ছিল, প্লেন গ্রামের মতন ছিল, সেখানে ওরা তাবু ফাবু টাঙিয়ে থাকতো, তারপর হলদিঘাটিতে যুদ্ধ করেছিল। ऐसे ही चले जा रहे हो, छाया में खड़े रहो, मैं हमारी बात सुनो। বলি इसमें रिकॉर्डिंग के लिए नहीं, आगे सुना ना हो। তো আলাপ আছে। এই যে তুঙ্গেশ্বর মহারাজ মহাদেব। বারো ইসাই পূর্ব, বাবা পূর্ব। খ্রিস্ট। বাবার কাছে দে। তা আমরা যাচ্ছি এখন শিব ঠাকুরের মন্দিরে। নন্দী মহারাজ, আর এই যে শিব বাবা। এটা হচ্ছে প্রতাপ গুফা, মহারানা প্রতাপ। এটা হচ্ছে প্রতাপ গুফা, এখানে ভেতরে ঢুকতে দেয় না।
এখানেই মহারানা প্রতাপ তার পরিবারকে নিয়ে ছিল এবং এইখানে ঘাস পাতা দিয়ে রুটি বানিয়ে খেয়েছিল। এটা হচ্ছে মহারানা প্রতাপ গুফা। আর নিচে মন্দির আছে। হনুমানজি। গুহায় ঢুকতে হবে না? অন্ধকার নেই এখানেই কি রানা প্রতাপ সিং ফ্যামিলি নিয়েছিল? ঘাসের রুটি খেয়েছে? হ্যাঁ। ঘাসের রুটি কি করে হয়? কি করে হয় এখন আমি কি করে। এই যে আমরা এখন মহারানা প্রতাপের মিউজিয়ামে এসেছি। শো হয়, আধা ঘন্টা 40 মিনিট একটা শো হয়, সেই শোটা দেখবো। হুম, এই তো এত ছোট? আরে এইগুলো তো খুবই বড় বড়। এই যে ছত্রপতি শিবাজি। ভিডিও হচ্ছে। हल्दीघाटी के सेक्शन में स्थित महाराणा प्रताप संग्रहालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। म्यूजियम के संस्थापक श्री वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी, तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा रामशाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे, उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी
आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे तब ये फिल्म और लाइव साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसमें जो भी देखना है, पढ़ना है, फोटोग्राफी वगैरह करनी है, आराम से आप लोग इस कमरे में कर लो। उसके बाद में आप लोग अंदर बैठो, नई मूवी चालू करेंगे। कंटिन्यू। महाराणा प्रताप का जन्म पाली जिले के अखेराज सोनगरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंत कंवर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को चित्तौड़गढ़ हुआ। बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोगुंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम खान सूद कर रहे थे। भीलू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में
भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के उड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों के टापों, हाथियों की चंगारों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर इन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खां सूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। ये गुहा দিয়ে যাচ্ছি। এই গুহাতেই মহারাণা প্রতাপ এরকম গুহাতেই ছিল। একটা লাইট থাকলে ভালো হতো না। अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित की, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। कृपया अब आप सब आगे की तरफ देखिए। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था।
इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3,568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। ये दृश्य मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्राताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान आना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः सह सम्मान लौटा कर आओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। चित्तौड़गढ़ का दृश्य देखा, उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई।
कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। प्रतिज्ञा का पालन करते हुए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया।